इंसान कभी कभी इस कदर मजबूर हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हुई है। वो भूल जाता है कि मनुष्य का जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है और इसे जीने के लिए सामाजिक मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। या यूँ कहें कि इस जहाँ में रहना है तो सबके साथ मिलजुल कर रहना है, खासकर अपनों के साथ तो बेहतर तरीके से। लेकिन समय और अपने कभी कभी इसी मनुष्य के साथ ऐसा खेल कर जाते हैं कि वो अपनों का कत्ल करने की सोच लेता है। और जब कत्ल अपनी औलाद की करने को इंसान मजबूर हो जाए तो समझिए वो इस जहाँ का सबसे मारा और मरा हुआ इंसान है और अपनों से हारा हुआ। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक जिंदा बच्ची को उसका ही बाप कब्र में दफना देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बात जनवरी 2014 की है। यूपी का जिला मुरादाबाद और इसी जिले का एक गुरेठा गांव पड़ता है। इस गांव में दो व्यक्ति अचानक पहुंचते हैं। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। उसमें से एक व्यक्ति एक गांव वाले से कहता है कि तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान घाट बता दो, इस बच्चे को हम वहाँ दफना देंगे। अक्सर गांव के लोग ऐसे दुख में हर तरह के सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आज लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्चे के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान घाट में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवकों को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्चे को मृत बताया था, इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पाकबाड़ा थाने में फोन कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो वो जीवित थी। वो 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान को बचाई जा सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वही पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाकवाड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। यहाँ पूरी बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। बच्ची का पिता राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज की रहने वाली मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी।
शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। कुछ दिनों तक राजेश अपनी पत्नी सुनीता को भी वहाँ पर ले जा करके रखा। वह वहाँ हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। कहते हैं पहली बार माँ बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चट गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायतें रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 साढ़े 8 महीने के ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश की बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थ कर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देख कर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश की मुंह पर ही कह दिया कि यह बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साईं अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साईं अस्पताल में बच्चे को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने की बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी ज़िंदगी विकलांग रहेगी तो उसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही है कि मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की कोशिश की और उसे ख़त्म करने का प्लान बनाया। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब सुनीता पूछेगी
तो कह दिया जाएगा कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना दिया गया है। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गंगा नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथी उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उस गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो अपना प्लान सक्सेस हो जाता। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहाँ उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्ची को जन्म दिया, उसकी हत्या की कोशिश करने वाला आज उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घुमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई थी, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों की तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थी और इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया था। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था, वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। उसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटी की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म करा देते हैं। आज की कहानी ये बताती है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता, खासकर अपने तो बिल्कुल नहीं। कुछ इसी समस्या का शिकार हुआ था राजेश, जिसने अपनी आंगन की किलकारी को जिंदे दफनाने के लिए मजबूर हो गया था। वैसे आपकी क्या सोच है इस सच्ची कहानी को लेकर, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।